तो हो गया है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 9th का, जी हाँ, क्लास 9th का विज्ञान साइंस के 40 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को आज हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों आप झारखंड बोर्ड से हो और अपनी परीक्षा 2025 में क्लास 9th के बोर्ड देने वाले हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही रामबाण होने वाला है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें हम आप लोग को 40 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाएंगे, जो कि यहां से आप लोग को एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा। तो मेरे बच्चे, अगर आप 2025 में एग्जाम देंगे और आपके कोई भी सहपाठी, आपके कोई भी मित्र अगर 2025 की तैयारी करना चाहते हैं क्लास 9th का, तो आप उन्हें इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि अब हमारे चैनल पे, मिशन 2 वाले चैनल पे, अब शुरू होने वाला है क्लास 9th की भी तैयारी। जिस प्रकार क्लास 10th की तैयारी चल रही है, उसी प्रकार क्लास 9th का भी तैयारी अब शुरू होने वाला है। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए। आइए सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है कि दूध है। भाई दूध क्या है? मिल्क इज क्या है? द्रव है, ठोस, गैस या फिर बेस। ठीक है, तो क्या है? मिल्क क्या है? लिक्विड है या सॉलिड है या गैस है? तो मेरे बच्चों, दूध क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। वो क्या होता है? द्रव होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। दूध थोड़े पत्थर है, दूध थोड़े सॉलिड है, क्या है? द्रव है। ठीक है, क्या है? द्रव है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर सवाल पे मेरे बच्चे, कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है, अत्यधिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे, आप लोगों को हम बताए थे 3 अवस्था के बारे में, है ना। पदार्थ की 3 अवस्था, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। ठीक है, ठोस के कण बहुत ही सटे सटे होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही सटे सटे कण होते हैं इसके, है ना। इसके कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। द्रव का थोड़ा मीडियम में होता है इसके कण, है ना। और गैस के काफी दूर दूर इसके कण होते हैं, और इसका जो आकर्षण बल होता है कम होता है। अगर ज्यादा होता है तो कण तो सटे सटे होते हैं ना, है ना। इसलिए इसके कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है कम होता है। गैस के कणों के बीच का आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगर यही सवाल पलट करके आपके एग्जाम में आ जाए कि ठोस के कणों के बीच का आकर्षण बल क्या होता है, तो कम होता है, ज्यादा होता है, तो आप बोलना ज्यादा होता है। लेकिन गैस में अगर बात करें तो कम आप बोलना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर तीसरा नंबर सवाल पे, कि बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है, क्योंकि। तो आप लोग देखेंगे पानी में बर्फ का टुकड़ा ऊपर में तैरते हुआ रहता है। तो क्यों तैरते रहता है? यह जल से भारी होता है। भाई भारी होता है तो डूब जाता है, ऑप्शन कट गया। जल और बर्फ का घनत्व तो समान होता है ना, बर्फ जल से हल्का होता है। ये इसका राइट उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर सवाल पे, कि गर्म करने पर गैस का आयतन होता है। तो गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो गैस गर्म करने पर गैस का जो आयतन होता है बच्चे, वो बढ़ जाता है ना। उसकी डेंसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है हीटिंग करने से। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों में अधिक आरामदेह होता है। तो मेरे बच्चों, कितना लॉलीपॉप सवाल पूछ दिया कि गर्मियों में कौन सी कपड़े पहनना चाहिए। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गर्मियों में सूती कपड़ा पहनना चाहिए। भाई कौन सा कपड़ा? तो सूती कपड़ा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सर 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ऐसे ऐसे लॉलीपॉप सवाल अगर आप नहीं कर पाते बच्चे, तो आप लोग अभी से हमारे चैनल पर जुड़ जाएंगे। आप लोग को बहुत सारे सवाल का हम प्रैक्टिस करवा देंगे, जिससे आप अपना एग्जाम में बेहतर से बेहतरीन कर सकते हो। आइए इसका 6ठा नंबर सवाल देखते हैं। क्या दिया गया है? प्रोटॉन कण है, ऋण आवेशित, धन आवेशित, आवेशहीन या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटॉन क्या होता है बच्चों? ऋण आवेशित, धन आवेशित या तो देखो, प्रोटॉन पी का है ना। तो प्रोटॉन जो होता है ये प्लस होता है, धन आवेशित होता है। क्या होता है? धन आवेशित। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। देखो 3 चीजें होती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो आवेशहीन होता है। ये ना माइनस होता है ना प्लस होता है ना। तो याद रखेंगे, प्रोटॉन प्लस, इलेक्ट्रॉन माइनस, और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है वो।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग, परमाणु भार बराबर होता है तो कितना होता है, एन पी या एन प्लस पी इनमें से कोई। तो परमाणु भार जब हम किसी चीज का निकालते हैं बच्चों, तो एन न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या को हम जोड़ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट हो जाएगा मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, क्या है, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में देखो, कोई भी परमाणु है बच्चों, आप लोगों को पता है कि 118 तत्व, उसमें से एक तत्व अगर मान लेते हैं तो ये परमाणु, परमाणु के जो नाभिक होता है बच्चों, उसमें एन और पी होता है। क्या होता है, एन और पी देता हूं यहां पर, परमाणु के नाभिक में एन और पी होता है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों साइड क्या होते हैं, चक्कर काटते रहता है। ठीक है, तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का, हाँ देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। चलिए याद रखेंगे बच्चे, जितने भी हम क्वेश्चन करवाएंगे सभी को आप याद रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपका रिपीटेड भी होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, मैं वहां पे पूछूंगा सवाल को। सवाल है, इनमें से कौन अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस कौन सा है इसमें बताना है आपको। तो नाइट्रोजन, नियॉन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। देखो अक्रिय गैस बता देते हैं आपको हम, जैसे कि अक्रिय गैस जो अपने घर को पूरा फुलफिल रखता है। जैसे अगर हम बात करें हीलियम का, ठीक है, हीलियम का अगर देखें तो इसका क्या होता है, 2 होता है परमाणु संख्या, और ये अपना घर को पूरा फुलफिल रखता है। तो हीलियम हो गया। दूसरा आपका नियॉन एक होता है, Ne। नियॉन जो होता है ये 10 नंबर पे होता है, और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 और 8, ये भी अपना दोनों घर को भरा रखता है। एक होता है आर्गन, Ar से हम लोग लिखते हैं, ये 18 इसका परमाणु संख्या होती है, और ये भी अपना पूरा घर को भरा रहता है, 2, 8 और 8। तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारा अक्रिय गैस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये सभी अक्रिय गैस में आ जाएगा। हीलियम क्या है, हीलियम, नियॉन और आर्गन। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर, अगर हम यहाँ पे अक्रिय गैस में देखें तो ये आपका नियॉन हो जाएगा। तीनों को याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि आपके एग्जाम में पलट करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्गन अक्रिय गैस है या नहीं है, ये मतलब इस टाइप से पूछ सकता है। आगे देखते हैं, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का या अल्फा कण का। केनाल किरणें जो है बच्चों, ये प्रोटॉन का किरण पुंज है, याद रखेंगे। एक तत्व के समस्थानिक होते हैं, भिन्न परमाणु संख्या, भिन्न रासायनिक संख्या, समान परमाणु संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो जो परमाणु संख्या जिसकी समान होती है, इक्वल होती है, वो समस्थानिक होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, तो वो समस्थानिक होते हैं। तो याद रखेंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे अच्छा, ठीक है। संभारिक अलग होता है। संभारिक में क्या होता है, उसके समान भार होते हैं। ठीक है, हाँ, ये समस्थानिक पूछा है तो परमाणु संख्या होगी। आगे देखते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। तो सबसे पहले मेरे बच्चे, सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, तो बोलेंगे गुरुजी 11 होता है ना, 11 होता है। देखो कुछ बच्चे क्या है कि 9th में सीरियस नहीं लिए होंगे। ठीक है, कुछ बच्चे 9th में सीरियस नहीं लिए होंगे, लेकिन अब लेना चाह रहे होंगे। तो मेरे बच्चे, अगर आप पहला वीडियो देख रहे हैं ये, ठीक है, तो इसी तरीके से लगातार अगर हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहोगे तो मैं बता देता हूं, हर क्वेश्चन को आपको हम व्याख्या करके बताएंगे, और व्याख्या करने से आपको क्या होगा, हर क्वेश्चन से आप वाकिफ हो जाएंगे और हर क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए रेडी हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, परमाणु संख्या 11 है। अगर हम इसके कक्ष में भरे, है ना, तो एक होता है K घर, एक L, एक M, एक N। ठीक है, तो पहला घर में 2 हो जाएगा, दूसरा घर में 8 हो जाएगा, 8 2 10, और एक तीसरा घर में 1 हो जाएगा। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा 2 और 8 1। 2 8 1 कहाँ पे, तो बोलेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो बच्चे अगर 10th में देख रहे हैं, ये मान लो कि 10th वाले बच्चे कुछ इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो कम से कम अपने जूनियर को, अपने भाई बहन को, अपने प्यारे छोटे भाई बहन को 9th में ज़रूर शेयर कर देना मेरे बच्चे। आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। आप लोग भी क्लास 9th में फ़ायदा लिए थे, तो अरे भाई, आपके जो सहपाठी हैं या फिर आपके जूनियर हैं, उन्हें भी शेयर कर दो। अगला सवाल है, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा 35 17 18 1। देखो, न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या को अगर हम जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उसकी परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। भाई हम लोग परमाणु द्रव्यमान के ऊपर में फॉर्मूला भी पढ़े थे, N+P, है ना। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितने मेरे बच्चे, तो न्यूट्रॉनों की संख्या देखेंगे 18 है, और प्रोटॉनों की संख्या 17 है। तो 18 और 17 जोड़ देंगे मेरे बच्चे, तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 35 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यदि किसी तत्व को विस्थापन 0 है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। 0 होगा, 0 नहीं होगा, ऋणात्मक होगा, या 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मेरे बच्चे, विस्थापन का मतलब ये होता है कि न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। अब मान लो कि कोई बंदा ऐसे दौड़ करके यहाँ से स्टार्ट किया दौड़ना, और यहीं पे जाके रुक गया, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन क्या इसकी दूरी जो होगा वो 0 होगा ना,
वो तो कहीं ना कहीं उसकी दूरी तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक गया भाई दौड़ा, विस्थापन शून्य तो हो गया, लेकिन इसकी दूरी शून्य नहीं हो सकता। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ओडोमीटर क्या मापता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन और बहुत ही वायरल क्वेश्चन, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओडोमीटर मेरे बच्चे ये मापता है किसको, चाल को, दूरी को, समय को, औसत चाल को। तो ओडोमीटर मापता है दूरी को। किसको मापता है, दूरी को मापता है। याद रखिएगा, ओडोमीटर दूरी को मापता है। एक होता है स्पीडोमीटर। मैं दोनों चीजों को बता देता हूं ताकि एग्जाम में अगर कोई भी सवाल है, स्पीडोमीटर कोई भी सवाल है तो आप उसे बना सको। स्पीडोमीटर चाल को मापता है। किसको मापता है, चाल को, स्पीड को मापता है, चाल को मापता है। तो याद रखिएगा, ओडोमीटर दूरी को मापता है भाई, स्पीडोमीटर चाल को यानी स्पीड को मापता है। चलो आगे देखते हैं, 18 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग डैश मीटर पर सेकंड का तुल्य होता है ना। देखो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यही चीज़ लिखा गया है ये, है ना। जो कि एच जो है ना, जब एच ऊपर चला जाता है तो माइनस 1 लिखा जाता है। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 18 किलोमीटर को हमको किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने का एक ही लॉजिक है बच्चों, एक ही ट्रिक है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि किलोमीटर से आपको किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। और आपको बस एक ही चीज़ याद रखना, या फिर 18/5 या 5/18। ये चीज़ को आप याद रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन फिर ये वाला बन ही जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने बताया कि किलोमीटर से प्रति घंटा से हमें किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या करो ना कि 18 है ना, 18 है ना, तो इसको क्या करो कि आपको बड़ा से छोटा की तरफ आना है, तो छोटा वाला को ऊपर लिख देना और नीचे को बड़ा लिख देना। बात समझ में आया। हम क्या बोले, 5/18 को या 18/5 को आपको याद रखना है ना। जब आप बड़ा से, देखो किलोमीटर तो बड़ा है ना, बड़ा से छोटा की तरफ आओगे तो छोटा वाला को ऊपर गुना कर देना और नीचे से डिवाइड ज़्यादा से कर देना। अगर आप मीटर पर सेकंड से, मेरे प्यारे बच्चे, मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर की तरफ जाओगे तो आपको क्या करना है पता है, आपको 18 को ऊपर लिखना है और नीचे को 5 लिखना है। अब चलो अब इसको कैलकुलेशन करो, 18 कट गया तो क्या बचा, 5 बचा। तो 5 मीटर पर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है तो देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यही सवाल अगर बोल देता कि 5 मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करो, तो क्या करते, तो 5 लिख देते। और वही बोले हम 5/18 या 18/5 लिखना है, तो हम कितना लिखेंगे, तो छोटा से बड़ा की तरफ आ रहे तो बड़ा वाला को ऊपर लिखना, नीचे वाला छोटा लिख रहा। 5 काट दो कितना आ गया, 18 आ गया। तो वही चीज़ आया कि नहीं आया। तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, बात बराबर है। आगे देखते हैं, किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका डैश कहते हैं। तो किसी विशेष दिशा में अगर कण की चाल होता है बच्चों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। न्यूटन किसका मात्रक है, तो आप लोग को पता होगा, बल का मात्रक है भाई, बल का, फोर्स का मात्रक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। न्यूटन की गति का कौन सा भी नियम बल की परिभाषा देता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन के 3 नियम है बच्चों, और इसमें जो अगर हम देखें बल का जो परिभाषा देता है ये दूसरा देता है। बल का परिभाषा जो देता है ना वो दूसरा नियम देता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज़्यादा होती है। ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, ठोस में, द्रव में, गैस में, है ना, किस में होता है। तो ध्वनि तरंग की जो चाल होती है ना ये ठोस में अधिक होता है बच्चे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, 20 सवाल और बचा हुआ है। श्रव्य ध्वनि का प्रास कितना होता है। तो श्रव्य ध्वनि जिसमें मानव सुन सकता है ना, जिसमें मानव ये सब सुन सकते हैं, वो हमारा श्रव्य ध्वनि जो होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। कहाँ से होता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। देखो 3 तरीके से ध्वनि होता है, ध्वनि प्रास होता है बच्चे, मैं बता देता हूँ। एक होता है अवश्रव्य, मैं लिखता हूँ यहाँ पर अवश्रव्य। एक होता है आपका श्रव्य जो कि अभी हमने बताया श्रव्य। एक होता है प्राश्रव्य, प्राश्रव्य। ठीक है, तो अवश्रव्य जो होता है बच्चों वो 0 से 20 हर्ट्ज तक होता है। याद रखेंगे चूंकि एग्जाम में प्रश्न आएगा। श्रव्य ध्वनि जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 तक, हम 20 के लिख दे रहे हैं। ठीक है, चूंकि आजकल चला है ऐसा, है ना, 20 के, है ना, 20 के हर्ट्ज, है ना। 1000 भी 1000 लिख दो, चलो 1000 ही लिख देते हैं वरना कंफ्यूज कर जाओगे। 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, और प्राश्रव्य ध्वनि होता है ये 20,000 से अधिक होता है, 20,000 से अधिक। तो ये तीनों चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लो, चूंकि इसमें से एक सवाल आप लोग के एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, हमारा श्रव्य ध्वनि पूछा था तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हमने लिख दिया। क्या बोला, आवृत्ति n है, ठीक है, और तरंग धैर्य लैम्डा है। तरंग का भी में क्या संबंध है, तो इसमें भी का वर्गमूला होता है बच्चों n और लैम्डा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे ये संबंध है। कार्य का इकाई मात्रा क्या होता है, जूल, वाट, एम्पियर, ओम। तो आप लोग को हम ट्रिक एक बताए थे,
ट्रिक, अच्छा पहले कार एक ऐसा ही मात्रक जूल होता है, मैं पहले बता देता हूँ। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो आप याद रखना काजू, क्या बोले काजू, यानी कार्य का जो एसआई मात्रक हो जाएगा मेरे बच्चे वो हो जाएगा जूल, क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। एक और ट्रिक बता देते हैं, एक शक्ति का एसआई मात्रक याद करने के लिए, शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों वो होता है, क्या होता है, वाट होता है ना। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। और इसको याद करने के लिए बस एक ही याद रखना, शक्तिमान, शक्तिमान क्या करता है, सबका वाट लगा देता है, क्या लगा देता है, वाट लगा देता है। तो इस तरीके से आप लोग शक्ति का एसआई मात्रक को याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं मेरे बच्चे, नेक्स्ट सवाल, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान कितना होता है। तो इसमें अगर देखें तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूमीटर kg², यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, चार वस्तुएं पी क्यू आर और एस के द्रव्यमान क्रमशः 5, 10, 15 तथा 20 kg है, इस सबसे जड़त्व किसका अधिक होगा। तो मेरे बच्चे पी का जो है आपका 5 kg, क्यू का है 10 kg और आर का है आपका 15 kg और एस का है आपका 20 kg। तो सबसे ज़्यादा जड़त्व उसी का होगा जो सबसे ज़्यादा भार होगा। तो हम अगर देखें एस का जो भार है 20 kg सबसे ज़्यादा है ना, तो एस का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जड़त्व सबसे अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, सबसे कम जड़त्व किसका होगा ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला सवाल, निम्न में कौन सही है। तो इसमें अगर देखें बच्चे निम्न में कौन सही है, तो एक फॉर्मूला हमने अगर यहाँ पे देखूंगा तो पहला नंबर इसका सही हो जाएगा। बोले कैसे सर, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2s, चूँकि यही फॉर्मूला होता है बच्चों, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2s, ठीक है, ये एक फार्मूला होता है और इसी फार्मूला से ये फार्मूला बना है, ठीक है, तो याद रखेंगे ये चीज़। आगे देखते हैं, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, एकदम लॉलीपॉप सवाल मेरे बच्चे। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लवक को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को, केंद्रक को। तो याद रखेंगे हमेशा आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है लाइसोसोम को कहा जाता है। एक क्वेश्चन आप ये भी याद रखेंगे कि क्या बोले इसको, कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया, ये रसोई घर किसे कहा जाता है या ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है, तो वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा, ठीक है। कोशिका में रसोई घर किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का। कोशिका का खोज किसने किया था, तो ये किया था रॉबर्ट हुक। कौन किया था, रॉबर्ट हुक। कब किया था, 1665 में, याद रखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, जीन बने होते हैं, जीन किसके बने होते हैं बच्चे, तो ये डीएनए के खंड से बने होते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब ज़्यादा हमारे पास वक्त नहीं बचा, इस कम वक्त में हम लोग 10 सवाल को जल्दी से करेंगे। रंगीन प्लेसिड्स को कहते हैं, तो रंगीन प्लेसिड्स को कहते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, क्रोमोप्लास्ट। रक्त है, रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक, अस्थायी उत्तक, वश्य उत्तक, हरित लवक। तो रक्त जो है तरल संयोजी उत्तक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। रतौंधी कैसा रोग है मेरे बच्चे, तो रतौंधी अनुवांशिकी रोग है या फिर हार्मोन की गड़बड़ी से उत्पन्न या कुपोषण से या विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है, विटामिन ए की कमी से। कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है लैटेक्स, सुलुलोज, सुब्रीन, लिग्नन। तो कॉर्क कोशिका में क्या पाया जाता है बच्चे, तो इसमें पाया जाता है सुब्रीन। क्या पाया जाता है, सुब्रीन। शरीर की बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं, कौन बनाता है, संवेदी उत्तक, एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, कंकाल उत्तक। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का एपिथेलियम उत्तक। ये क्या करता है, शरीर की बाहरी और भीतरी रक्षक का काम करता है। आगे देखते हैं, एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है, तो एनीमिया नामी जो बीमारी होता है बच्चों, ये आपका होता है आयोडीन, आयरन, तांबा, जस्ता। तो ये जो होता है ना, आयरन की कमी से होता है ना, एनीमिया बीमारी जो होता है आयरन की कमी से होता है। एक दीर्घकालिक रोग है, तो दीर्घकालिक अगर रोग इसमें देखें तो मलेरिया, एक्जिमा, जुकाम, हैजा। तो दीर्घकालिक रोग जो है ना बच्चों, ये एक्जिमा है। आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे मलेरिया होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन एक्जिमा जो है ना, ये खुजली जो है, ये आपका दीर्घकालिक रोग है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध किससे है, तो समुद्र तल के उठने से, ओजोन परत के अपक्षय से, अम्ल वर्षा चक्रवात से। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का जो संबंध है मेरे बच्चे, वो है आपका समुद्र तल के उठने से। अब देखिए, ये हमारे पास 2-3 सवाल और बचे हुए हैं, और ये 3 सवालों से करने से पहले मेरे बच्चे, अगर आप तैयारी सच में करना चाहते हैं 2025 का, तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। और हमारा एप्लीकेशन है, चूँकि मिशन 2 वाले सर, वहाँ पे बच्चे क्लास 10th की तैयारी चलता है वहाँ पे,
है ना। तो आप ये एप्लीकेशन को आप ध्यान में रखेंगे, वहाँ पे भी क्लास 9th के भी बहुत सारे पीडीएफ और बहुत सारे एमसीक्यूज मिलते हैं, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखेंगे। और साथ ही साथ मेरे बच्चे आप 10th की तैयारी वहाँ से भी आप लोग करवाएंगे हम आप लोग को, ठीक है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। आगे देखते हैं, पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं क्या कहलाते हैं? जैव रसायन, चट्टान, फल, कार्बोहाइड्रेट। तो पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं उसको जैव रसायन कहते हैं, बायोकेमिकल कहते हैं। मलेरिया रोगवाहक है, मक्खी, मच्छर, तिलचट्टा, चूहा। तो मलेरिया का जो रोगवाहक है ना मेरे बच्चे, वो आपका मच्छर है। मच्छर क्या करता है? मलेरिया को फैलाता है। आगे देखते हैं लास्ट सवाल मेरे बच्चे कि ये वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है कहलाता है ना। तो क्या कहलाता है? रसायन पदार्थ, वस्तु, प्राकृतिक संपदा, उपयोगी पदार्थ। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का प्राकृतिक संपदा। मनुष्य जिस पदार्थ का उपयोग अपने जीवन यापन के लिए करता है प्राकृतिक से, उसको हम लोग प्राकृतिक संपदा कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। तो ये था मेरे बच्चे आप लोग का 40 महत्वपूर्ण सवाल जो क्लास 9th के था, ठीक है। और उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और इसी तरीके का 2025 की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ठीक है। जो भी आपके मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, देखो ये रिक्वेस्ट से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो जितने बच्चे ज़्यादा आएंगे हमारे चैनल पर, जितने बच्चे हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, जितना हमें दिखेगा कि हमारे बच्चे इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उतना ज़्यादा एफर्ट करूँगा आप लोगों के लिए। अगर जैसे देखूंगा कि नहीं बच्चे क्लास 9th का उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो मैं छोड़ दूंगा और क्लास 10th की तरफ मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कम से कम ध्यान दो, ठीक है, ताकि आप लोग को भी हम तैयारी इसी तरीके से करवा दें। चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं या फिर हमारा इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरे बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।